नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है और किन अफवाहों से आप बचकर रहें। दुनिया भर में कोरोना के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच दुनिया के कई देशों में एहतियात के साथ स्कूल दोबारा खुल चुके हैं। भारत में मार्च से ही स्कूल बंद है। अनलॉक 2 में भी स्कूलों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन नहीं आई और वो फिलहाल बंद है। लेकिन अब कई राज्य स्कूल और कॉलेज खोलने पर विचार कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि सितंबर के पहले हफ्तों में कुछ राज्यों में स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि बढ़ते संक्रमण के बीच स्कूल खोलना कितना सही होगा, ये लेकर सब में अलग अलग राय है। कुछ लोग करियर को ध्यान में रखकर चाहते हैं कि स्कूल कॉलेज खुलें, लेकिन अपने बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से कई अभिभावक ऐसे भी हैं जो अभी भी स्कूल खुलने के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि भारत में क्या स्थिति है इस वक्त स्कूलों के खुलने को लेकर। आंध्र प्रदेश में 5 सितंबर से स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है और राज्य सरकार ने कहा है कि अगर स्थिति बेहतर हुई तो इस तारीख से स्कूल खुलेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल भी 31 अगस्त तक इंतजार करेगा और देखेगा स्थिति कैसी है। अगर ठीक रही तो 5 सितंबर से यहां पर भी स्कूल और कॉलेज खोलने की तैयारी की जाएगी। वहीं असम की बात करें तो वहां पर 1 सितंबर से स्कूल खोलने के प्रस्ताव पर विचार चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि 5वीं से 8वीं तक की कक्षाएं बाहर की जाएं, यानी कि खुले में, और 9वीं से 12वीं की जो क्लासेस हैं वो धीरे धीरे करके शुरू की जाएं। वहीं गोवा की बात करें तो सितंबर से नए शैक्षणिक सत्र यानी कि सेशन की शुरुआत की उम्मीद की जा रही है। तो इंतजार हो रहा है कि कुछ साफ पता चल पाए कि अभी स्थिति कैसी है संक्रमण की, उसके बाद ही राज्य ये फैसला लेंगे। वहीं बात करते हैं दूसरे देशों की जहां पर स्कूल खुल चुके हैं। उनमें से एक है यूएस यानी कि अमेरिका। अमेरिका में स्कूल खुले हैं और कई एहतियातों के साथ खुले हैं, लेकिन अगर आप खुलने के बाद आंकड़े देखें तो वो थोड़े से चिंताजनक हैं। 30 जुलाई तक अगर आप बच्चों में कितना कोरोना हुआ था, कितना कोरोना संक्रमित बच्चे थे, वो देखें तो वो करीब 3,38,000 तक के थे और ये शुरुआत से लेके अब तक 30 जुलाई तक के थे। लेकिन जुलाई के आखिरी 2 हफ्तों में 97,000 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। पहले भी कई स्कूल खुले, बाद में जब उसमें पॉजिटिव केसेस आने लगे तो उनको बंद करना पड़ा। और अमेरिका की ही बात करें तो बच्चों में संक्रमण के बाद स्कूल जो बंद करने पड़े हैं, उसके बाद वहां पर लगातार इसको लेकर सियासत भी चलती रही। क्या बच्चों को स्कूल भेजना सही है, सुरक्षित है या नहीं। जर्मनी में भी स्कूल खुलने पर विचार हो रहा है और खुल रहे हैं बल्कि वहां पर, और वहां पर एक तरह से एसओपी तैयार किया गया है कि कैसे वहां पर छात्रों को पढ़ाया जाएगा। छात्रों और शिक्षकों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है जब वो स्कूल में कहीं आ जा रहे हो, लेकिन अपनी सीट और कुर्सी पर बैठे हुए तब उन्हें नहीं पहनना होगा। स्कूल में बच्चे जो आएंगे वो अलग अलग ग्रुप में बांटे जाएंगे ताकि अगर किसी में कुछ संक्रमण पाया जाता है तो सिर्फ उसी ग्रुप को आइसोलेट और क्वारंटीन किया जाए। समय समय पर मुफ्त टेस्टिंग का इंतजाम स्कूलों में कराया जाएगा, बच्चों के लिए होगा। क्लासरूम, पूरे कैंपस का रोजाना सैनिटाइजेशन किया जाएगा। तो ये तरीके हैं जो कि बाहर के देश अपना रहे हैं, लेकिन हमारे देश में क्या किया जाएगा और क्या ये सुरक्षित है इस वक्त कि हम स्कूल खोलें? इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, चीफ कोविड फैसिलिटी ट्रॉमा सेंटर एम्स, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मल्होत्रा, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। बात ये चल रही है कि अगर स्थिति बेहतर हुई तो सितंबर में हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ राज्य अपने स्कूल खोल दें। तो स्कूल खोलना आपके नजरिए में कितना सेफ, कितना सुरक्षित या कितना खतरनाक? देखिए, ऐसा है कि स्कूल खोलने के अपने खतरे हैं। ये आपने अभी बताया ही कि एक रिस्क है कि बच्चों में इन्फेक्शन बढ़ सकता है, और उसके कारण ये भी है कि छोटे बच्चों में हैंड हाइजीन इतना एनफोर्स नहीं किया जा सकता, उनको मजबूर नहीं किया जा सकता। उनका फिजिकल डिस्टेंसिंग, एक बार वो स्कूल में आके चले गए, हमने जितने भी पाश्चात्य देशों की बात की है जहाँ स्कूल खोल रहे हैं, वहाँ शायद संभव भी हो। स्कूलों में कितनी ओवर क्राउडिंग है, कितनी भीड़ है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन एक तो बच्चों में संक्रमण की संभावना है, और दूसरे जब वो बच्चे घर आएंगे तो वो घर में जो वयोवृद्ध लोग हैं, जो घर में बुजुर्ग हैं या जो मेडिकल कंडीशन से सफ़र करते लोग हैं, उनमें उनका इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए स्कूल खोलने में खतरा तो है, और ये बात आपने देखा भी है, जॉर्जिया में स्कूल बंद करने पड़े खोलने के बाद क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फेक्शन रेट बढ़ गया। तो इसमें मुझे ये लगता है कि एक तो हर एक राज्य का एक अपना अलग इस पे
व्यू पॉइंट होगा, क्योंकि उनके यहाँ जितने केसेस हैं, तो एक नेशनल हम पॉलिसी बना के या पूरे देश के लेवल पे एक पॉलिसी लेके नहीं चल सकते हैं। जिस राज्य में जितने केस हैं, कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। याद रहे कि हमारे पास अभी वैक्सीन नहीं है, कोई कारगर दवा नहीं है, और जो हम रोकथाम है वो भी हमारी परफेक्ट नहीं है। अब एक बंद कमरे में अगर बच्चों को 4 या 5 घंटे बैठना है, तो उसमें वो मास्क कितनी देर उतारेंगे, कितनी देर पहनेंगे। अगर आपको स्कूल खोलने हैं तो निश्चित बात है कि कहीं ये बात होती है कि शिफ्ट में स्कूल किए जाएं, जैसे आपने कहा कि क्लास में कम बच्चे बुलाए जाएं, या फिर अगर बड़े हॉल हैं जैसे कि आपके ऑडिटोरियम है, उसमें क्लास करें ताकि बच्चों में दूरी लगातार बनी रहे। एयर कंडीशनिंग का क्या हाल है, बच्चे लोग जो वहाँ पे फ्रेश एयर कितनी आ रही है, लाइब्रेरी की क्या कंडीशन है, क्योंकि हमारे को बच्चे का एक क्लासरूम है, लेकिन वो जो 4 या 6 घंटे स्कूल में बिताएगा, उस दौरान पूरे में ही हमें उनका ख्याल रखना पड़ेगा। और एक जो पॉलिसी कई देशों में की जा रही है, जिसको गेटवे टेस्टिंग बोलते हैं, जो कि अस्पतालों में भी की जा रही है, इंग्लैंड में की जा रही है, कि जितने लोग अस्पताल में रूटीन सर्जरी के लिए आ रहे हैं सबकी टेस्टिंग हो रही है, और सारे स्टाफ की टेस्टिंग हर हफ्ते हो रही है। तो जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं वो डॉक्टर, हर हफ्ते उनकी जांच हो रही है। तो जब तक हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि सारे स्टाफ की जांच हो सके, जो बच्चे आ भी रहे हैं उनको अगर उनको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना है कि उनमें से किसी को भी सिम्टम आते हैं तो उसको टेस्ट करना है। तो उसमें 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर हम स्कूल खोलते हैं तो हम कितना टेस्टिंग कर पाएंगे, और अगर कोई पॉजिटिव आता है बच्चा तो उसकी कितनी कंटैक्ट ट्रेसिंग कर पाएंगे। और ज्यादातर जो रिसर्च है उसमें ये बताया गया है कि कम से कम आपको 68% केसेस की कंटैक्ट ट्रेसिंग पॉसिबल होनी चाहिए, और जितने लोग उससे कंटैक्ट में आए उनमें 75% की टेस्टिंग होनी चाहिए। जब तक आप इतने प्रतिशत टेस्टिंग और इतने प्रतिशत कंटैक्ट ट्रेसिंग नहीं कर पा रहे, तब तक आपको स्कूलों के द्वारा एक दूसरी पीक आने का खतरा रहेगा। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे खुद अपने आप इतने रिस्क पे नहीं हैं इस इन्फेक्शन की वजह से कि उनको कॉम्प्लिकेशन या मृत्यु हो, लेकिन ये देखा गया है कि वो सुपर स्प्रेडर्स भी बन सकते हैं, वो अपने घर में उसको फैला सकते हैं। तो कम्युनिटी में या समाज में भी इसका संक्रमण बढ़ने में इस चीज का योगदान हो सकता है। तो ये ऐसा डिसीजन है जो बहुत ही केयरफुली लेना चाहिए, और हर स्टेट को अपने हिसाब से लेना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अहम बात कही आपने। सिर्फ बच्चों की सुरक्षा का सवाल ये नहीं है, ये उनकी सुरक्षा का सवाल भी है जो इन बच्चों के कांटेक्ट में आते हैं। इसे बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। तो चलिए अब हम अपने जो दर्शक हैं उनके भेजे हुए सवालों के जवाब दे देते हैं, जिसके लिए हमारे साथ डॉक्टर विकास मौर्य जुड़ गए हैं, जो कि डायरेक्टर हैं पल्मोनोलॉजी के फोर्टिस हॉस्पिटल से। पहला सवाल कार्तिकेय पाठक ने भेजा है लखनऊ से, आइए सुन लेते हैं। मेरा नाम कार्तिकेय पाठक है, मैं क्लास 10th का छात्र हूँ। मेरे इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन कोरोना के चलते सभी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, प्रैक्टिकल्स भी नहीं हुए हैं। इसलिए दिमाग में बहुत अनसर्टेनिटी है कि इस बार क्या होगा, और ये दिमाग में यही सब घूमता रहता है। स्कूल खुल नहीं रहे हैं, लेकिन परीक्षा तो होगी ही। ऐसे में तनाव में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब देखिए, इसमें बेस्ट पार्ट तो यही है कि आपको पता है कि आप बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, और परीक्षा तो कभी ना कभी तो होनी ही है। आपने अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। हो सकता है कि परीक्षाएं कैसे होंगी ये हर राज्य अपने हिसाब से ये तय करेगा कि वो कहते हैं वहां पे बच्चों को बुला के ये एक हॉल में कैसे सारे प्रिकॉशन लेके करेंगे, या ऑनलाइन कहते हैं परीक्षा हो। तो इसके बारे में तो अभी कहते हैं संशय बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से हमें ध्यान ये लगाना चाहिए कि अपनी परीक्षा पे ध्यान लगाएं, और कैसे होगी, कैसे किस प्रकार से होगी, इसके बारे में अभी हम ना सोचें। जो भी होगा सरकार सब सोच समझ के आई थिंक फैसला लेगी। तो हम अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान दें, और कैसे होगी परीक्षा उस पर अभी हम ज्यादा सोचें नहीं। बिल्कुल, तो स्ट्रेस मत लीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, परिवार से बात कीजिए, और तनाव से दूर रहिए। हमारे साथ अगला सवाल जो पूछ रही हैं डॉली हैं दिल्ली से। मेरा नाम डॉली है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक आदमी से दूसरे आदमी में कोविड-19 कैसे ट्रांसमिट होता है? देखिए, ये तो जैसे शुरू से ही कहा जा रहा है कि जब भी कोई एक आदमी को कोरोना है, वो अगर खांस रहा है, छींक रहा है, या इवन ये भी कहा जाता है कि बहुत तेज बोल रहा है, चीख रहा है, या गाना गा रहा है, तो उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बाहर आते हैं।
और वो बाहर आके दूसरे मनुष्य के पास जा सकते हैं। अगर उन्होंने फेस मास्क नहीं पहना है तो ये बहुत ही जल्दी एक से दूसरे के पास फैल जाते हैं, जो कि ये भी हम कहते हैं कि अगर आप उसके विद इन 2 से 3 मीटर डिस्टेंस के अंदर अंदर हैं तो फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए मास्क एक बहुत ही अच्छी चीज है और उसको हमेशा यूटिलाइज करना चाहिए। और इसलिए कहते हैं, दूसरा ये होता है कि जो सरफेस के ऊपर जो ड्रॉपलेट्स गिरते हैं वो भी अगर कोई दूसरा आदमी उसको टच करता है और अपने फेस को टच करता है, अपने आंख, नाक या कान को टच करता है, तो उसके थ्रू भी वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जा सकते हैं। जैसे कि सबको पता है कि रेस्पिरेटरी वायरस है तो मुख्य रूप से ये नाक और मुंह से फैलता है और आंख से भी हो सकता है। बिल्कुल, तो मास्क पहनना डॉक्टर साहब कह रहे हैं बहुत ज़रूरी है, तो इस बात को ना भूलें। हमसे बात करने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए शुक्रिया आपका डॉक्टर। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानिए किन अफवाहों से बचना है जरूरी, साथ ही आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे आंकड़े जो हैं दिलचस्प और आपके लिए जरूरी भी। और रिसर्च की बात हम कर रहे हैं तो हम आपको कुछ आंकड़े भी दिखाते हैं, क्योंकि आंकड़े सच बयां करते हैं। और इस सच को जानने के लिए हम आपको दिखाते हैं कि भारत की मृत्यु दर कैसे कम हो रही है। आपको शायद लगेगा कि ये गलत है, क्योंकि भारत में जो लोग मर रहे हैं उनकी संख्या तो बढ़ रही है। आज 871 का आंकड़ा आया है, जो कि पहले के आंकड़ों से ज्यादा है। तो ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि मृत्यु दर गिर रही है? ये सिंपल और सीधी सी बात है, क्योंकि अगर आप आज की मृत्यु दर देखें तो वो 2 है, 2.0 माफ कीजिएगा, यानी कि 2% है। अब 2%, जबकि आप 2 हफ्ते पहले देखें तो यही मृत्यु दर 2.6% थी। तो आखिर माफ कीजिएगा, 2 हफ्ते पहले 2.3% थी और 4 हफ्ते पहले 2.6% थी, यानी कि 1 महीने के अंदर यह गिरावट दर्ज की गई है। तो नंबर जब बढ़ रहे हैं, यानी कि संख्या जब बढ़ रही है मौत की, तो ये दर इसलिए कम हो रही है क्योंकि टेस्टिंग के साथ साथ जितने आंकड़े सामने आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव लोगों के, वो भी बढ़ रहे हैं। तो जब पॉजिटिव होने वाले लोगों का दायरा बढ़ रहा है तो उसमें कितने लोगों को ये संक्रमण बहुत ज्यादा बुरी तरह से अपनी चपेट में लेता है और फिर उनकी मौत होती है, ये साफ हो जाता है इसमें कि वो आंकड़ा कम होता जा रहा है। तो हम अपने देश की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें और लगातार सामने आ रहे संक्रमण के हिसाब से देखें तो मृत्यु दर में कटौती देखने को मिल रही है, जो कि हमारी देश के लिए एक अच्छी खबर है और इसको हमें बरकरार रखना होगा। तो फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि अगर ऑफिस जा रहे हैं, किसी बंद कमरे में हैं, तो जरूर मास्क लगाएं और हाथ साफ करते रहें। सैनिटाइजर अगर है तो उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसे ही आप कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।